ईरान और इजराइल। आज जब ये दो नाम एक साथ लिए जाते हैं तो जहन में सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त था जब ये दोनों देश बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे? जी हां, दोस्त। तो चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतनी दूर बसे दो देश, जिनके बीच में सीरिया और इराक भी हैं, इतने कट्टर दुश्मन कैसे हो सकते हैं? आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़ाइयां तो बॉर्डर को लेकर होती हैं, जैसे रूस यूक्रेन या भारत पाकिस्तान के बीच। तो फिर यहां मामला क्या है? आखिर वजह क्या है? आज के इस तनाव को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। हमें उस दौर में जाना होगा जब इनके बीच दोस्ती का रिश्ता था, और ये समझना होगा कि आखिर वो दोस्ती इतनी गहरी दुश्मनी में कैसे बदल गई। ये सिर्फ कोई मामूली राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि ये घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला था जिसने पूरे मिडल ईस्ट का, कह सकते हैं, मुकद्दर ही लिख दिया। इस पूरी कहानी की जड़ें ना पहले विश्व युद्ध के दौरान हुए 3 बड़े समझौतों में छिपी हैं। यही वो समझौते थे जिन्होंने आज के मिडल ईस्ट का नक्शा तैयार किया। चलिए एक एक करके ने समझते हैं। तो बात है 1914 से 1918 की। दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 में उलझी हुई थी। एक तरफ थे ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश, और दूसरी तरफ था विशाल ऑटोमन साम्राज्य, जिसका सदियों से पूरे मिडल ईस्ट पर कब्जा था। लेकिन अब यह साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, और जीतने वाली ताकतें वो इसके टुकड़ों पर अपनी नजरें जमाए बैठी थी। और इसी जंग के बीच ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 ऐसे सौदे किए जिनके वादे एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, और जिनके नतीजे आज भी इस पूरे इलाके पर असर डाल रहे हैं। पहला था साइक्स-पिकॉट समझौता, और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जीतने वालों ने मैच खत्म होने से पहले ही ट्रॉफी बांट ली थी। उन्होंने चोरी छिपे ये तय कर लिया कि फ्रांस को सीरिया और लेबनान मिलेगा, ब्रिटेन को इराक और जॉर्डन, और पैलेस्टीन उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के हवाले कर दिया जाएगा। और बस यहीं से खेल और ज्यादा उलझ गया। ब्रिटेन ने एक ही जमीन के लिए 2 अलग-अलग लोगों से वादा कर दिया। एक तरफ उन्होंने अरबों को एक आज़ाद देश का सपना दिखाया, और दूसरी तरफ उसी जमीन पर यहूदियों को भी एक नया घर बनाने का भरोसा दे दिया। ये फूट डालो और राज करो की नीति का एक क्लासिक केस था। इन्हीं एक दूसरे से टकराते वादों का सीधा नतीजा निकला इजराइल का जन्म। आइए देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। बैल्फोर घोषणा ने दुनिया भर में बसे यहूदियों को एक उम्मीद की किरण दिखाई, और इसी उम्मीद के सहारे सिर्फ 4 साल के अंदर करीब 35,000 यहूदी लोग फिलिस्तीन में आकर बस गए। जाहिर है, इससे उस इलाके का डेमोग्राफिक बैलेंस बदलने लगा, और लोकल लेवल पर टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। फिर साल आया 1947। यूनाइटेड नेशंस ने एक बंटवारे का प्लान पेश किया। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि उस वक्त की अल्पसंख्यक यहूदी आबादी को 55% जमीन दी जा रही थी, जबकि बहुसंख्यक अरब आबादी को सिर्फ 45%। अरब नेताओं के लिए यह फैसला मानना नामुमकिन था, और उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो जब 1948 में इजराइल बना और यूएन में वोटिंग हुई, तो ईरान ने भी बाकी मुस्लिम दुनिया और भारत की तरह ही इसके बनने के खिलाफ वोट डाला। जैसा कि इस लिस्ट में साफ देखा जा सकता है, उस वक्त के लगभग सभी बड़े मुस्लिम देश इस फैसले के खिलाफ एक साथ खड़े थे। लेकिन कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। कुछ ही सालों के अंदर ईरान की पॉलिसी में एक ऐसा यूटर्न आया, एक ऐसा बदलाव जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हैरान कर दिया। जरा इस पर गौर कीजिए। 1948 में ईरान इजराइल के खिलाफ वोट कर रहा है, और ठीक 5 साल बाद 1953 में वही ईरान इजराइल को ऑफिशियली मान्यता दे देता है। आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि दुश्मन दोस्त बन गया? ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। सोचिए, उस दौर में जब पूरा अरब और मुस्लिम जगत इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा था, ईरान ने सबसे अलग जाकर ये कदम उठाया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में मानो भूचाल ला दिया था। तो इस पहेली का जवाब क्या है? इसका जवाब किसी आइडियोलॉजी या विचारधारा में नहीं, बल्कि एक सीक्रेट जियोपॉलिटिकल घटना में छिपा है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। हुआ ये कि 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादिक की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ईरान का तेल, जिस पर पश्चिमी देश अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते थे। तो इस तख्ता पलट ने ईरान की पूरी फॉरेन पॉलिसी को ही बदल कर रख दिया। एक डेमोक्रेटिक सरकार की जगह एक ऐसी राजशाही ने ले ली जो पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पर काम करती थी।
तो असली बात यह है, इजराइल को मान्यता देने का वो फैसला ईरान की जनता का नहीं, बल्कि अमेरिका की मदद से सत्ता में आई शाह की सरकार का था। मतलब ये दोस्ती दो देशों के लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो सरकारों के बीच का एक पॉलिटिकल अलायंस था। और यही बात हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जो दोस्ती सियासत की जमीन पर उगाई गई हो, क्या वो सियासत का मौसम बदलते ही दुश्मनी में नहीं बदल सकती? ईरान और इजराइल की कहानी शायद इसी सवाल का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है।